The Looking Glass by Kamla Das, line by line explanation in Hindi. Hi there, hope you are doing fine. आज हम कमला दास की बड़ी ही यूनिक और हटके पोएम द लुकिंग ग्लास को पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन हिंदी में। ये पोएम उनके पोइट्री कलेक्शन द डिसेंडेंट्स में पहली बार छपी थी। ये पोएम ऑन अ सरफेस लेवल और मेनली फीमेल सेक्सुअलिटी के बारे में है और एक आदमी और औरत के बीच जो रोमांटिक और सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है उसके बारे में है। ये लव और लॉन्गिंग, लव का यानी प्यार का और चाहत के जो आइडियाज़ होते हैं उसको दिखाती है। साथ ही प्यार में सेपरेशन यानी अलग होने के बाद जो ट्रॉमा फेस करता है एक इंसान, खासकर एक औरत, उसको भी दिखाती है। पोएम में फीमेल और मेल जो प्राइवेट पार्ट्स या ऑर्गन्स होते हैं उनके भी काफ़ी खुल के यानी एक्सप्लिसिट डिस्क्रिप्शंस हैं। इस तरह कमला लव में, प्यार में क्या कहा जा सकता है, क्या नहीं कहा जा सकता, क्या टैबू है समाज के द्वारा बनाया गया, उसको भी क्वेश्चन करती हैं और रीडिफाइन करती हैं, फिर से परिभाषित करने की कोशिश करती हैं। और सेक्सुअलिटी का एक फेमिनिस्ट महिलावादी थीम बताने के साथ साथ एक यूनिवर्सल थीम भी बताती है जो कि सभी पर लागू होता है। जो इसका टाइटल है यानी द लुकिंग ग्लास, उसके अर्थ को समझ लेते हैं और उस अर्थ की इम्पॉर्टेंस को समझ लेते हैं, सिग्निफिकेंस को समझ लेते हैं। कल्चरली देखें तो लुकिंग ग्लास एक बहुत ही सिग्निफिकेंट सिंबल रहा है थ्रू आउट टाइम्स। ये सेंस ऑफ सेल्फ, खुद का जो एक आभास होता है खुद के होने का, वो दर्शाता है एक इंसान का। ये फिज़िकल ब्यूटी और सेल्फ कॉन्शियसनेस के जो आइडियाज़ होते हैं कि जो हमारी बाहरी सुंदरता होती है, शरीर की जो सुंदरता होती है और खुद के लिए जो कॉन्शियसनेस होती है। हम बार बार देखते हैं कि लोग अपने आप को कभी फ़ोन के उसमें एक मतलब मिरर का ही काम करता है ना वो भी, या फिर अपने जो मेकअप का सामान होता है उसके ऊपर जो फ्लिप मिरर्स लगे होते हैं उसमें देखते रहते हैं। तो एक सेल्फ कॉन्शियसनेस का जो आइडिया होता है वो लुकिंग ग्लास के साथ एसोसिएटेड है। खासकर जो फीमेल ब्यूटी होती है, औरतों की ब्यूटी होती है, फेमिनिनिटी होती है, उसके साथ भी लुकिंग ग्लास का आइडिया एसोसिएटेड है। क्योंकि कई ग्रेट लिटरेरी वर्क्स जैसे कि अलेक्जेंडर पोप का द रेप ऑफ द लॉक, लेडी ऑफ शार्लेट बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, इन सब में फीमेल फिगर्स के साथ उन्होंने ग्लास को या मिरर्स को एसोसिएट किया है। और ऐसे कई एक एग्जाम्पल्स हमको देखने को मिलते हैं। एक लुकिंग ग्लास एक बहुत यूनिक चीज़ है क्योंकि वो इकलौती चीज़ है दुनिया की जहाँ पर हम खुद का फेस देख सकते हैं और अपनी बॉडीज़ देख सकते हैं। हमारी जो फिज़िकल बीइंग होती है जिसके थ्रू हम इस वर्ल्ड में प्रेजेंट रहते हैं, वो माइंड हमारा नोटिस कर पाता है एक लुकिंग ग्लास के थ्रू। मोरोवर, और ये पॉइंट इस पोएम के कंटेक्स्ट में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एक लुकिंग ग्लास अक्सर नार्सिसिज्म यानी जो स्वयं मुग्ध जो एक टेंडेंसी होती है कि खुद पर ही बहुत ज़्यादा वारे जाते हैं जो लोग, ऑब्सेशन खुद के साथ। और लुकिंग ग्लास के सामने खड़े होकर हमें जो प्रेजेंट मोमेंट लगता है, अगर हम बड़े सुंदर लग रहे हैं या अपनी जो बीइंग है सिंपल, उसको देखकर हमें लगता है कि हाँ ये हमेशा रहेगा, ये परमानेंट है कुछ, जो कि नहीं होता। ये टाइम के पास होने को भी डिनोट करता है कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारी बॉडी में फ़िज़िकल चेंजेस आते हैं। अगर आप एक हफ़्ते बाद खुद को देखेंगे तो हो सकता है आपका वज़न ऊपर नीचे हो, या फिर आपकी हाइट ऊपर नीचे हो, या फिर आपकी शक्ल पर दाने आ गए हों या साफ़ हो गए हों। तो अलग अलग तरीके से टाइम के चेंज को भी डिनोट करता है, जो कि रिग्रेट, एक अफसोस वाली भावना भी इवोक कर सकता है। साथ ही जो एक ग्लास, एक शीशे का आइडिया होता है, इसे हार्ट ब्रेक, जो कि दिल टूटना होता है, उसके साथ भी एसोसिएट करते हैं। ब्रेकिंग हार्ट्स कहते हैं ना, दिल टूट गया, वो अक्सर जो एक फ्रिजाइल, एक कमज़ोर होने का आइडिया है, पीसेस में बट जाने का आइडिया है, जैसे एक ग्लास हो जाता है, उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट जो बात है इसके बारे में, जो एक लुकिंग ग्लास होता है उसे नकल करने और नकली चीज़ बनाने या फिर जो आर्ट होती है, कला होती है, उसके साथ भी एसोसिएट किया जाता है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कला को मोस्टली हम पॉजिटिव सेंस में देखते हैं, लेकिन प्लेटो एक बहुत बड़े फ़िलासफ़र थिंकर थे, उन्होंने मिरर के साथ ही कंपेयर किया था आर्ट को कि लाइफ का जो मिरर है वही है आर्ट। और ये इमिटेशन यानी कॉपी करने के आइडिया से भी होता है और इसको एक नेगेटिव सेंस में भी यूज़ किया जाता है, इल्यूजन, भ्रम, इस सब के सेंस में भी मिरर को यूज़ किया जाता है। साथ ही एक जो कॉन्सोलेशन वाला जो होता है ना, किसी को सांत्वना देना और कुछ फेक कर कर, उसके साथ भी जो ये रिफ्लेक्शन का आइडिया, मिरर क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है ना, उसको एसोसिएट किया जाता है। जैसे कि श्री रामचंद्र जी जब बच्चे थे तब उन्होंने कहा कि मुझे चाँद ला के दो, तो उनकी जो माता थी उन्हें क्या दिखा दिया, रिफ्लेक्शन दिखा दिया चाँद का। तो एक सांत्वना,
एक थोड़ा झूठ बोलकर चीज़ों को प्रेजेंट करना, उससे भी एसोसिएट किया जाता है मिरर या फिर रिफ्लेक्शंस को। आइडियाज़ इसलिए ज़रूरी हैं जानने के लिए ताकि आप पोएम के एसेंस को ज़्यादा अच्छे से कैप्चर कर पाएँ उसे समझते हुए, और उसके जो पॉसिबल मीनिंग्स हैं, इंटरप्रिटेशंस हैं, उनको अच्छे से समझ पाएँ, जान पाएँ। हम शुरू करने से पहले कमला दास की लाइफ के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं, और ये भी कि ये पोएम एक कन्फेशनल पोएम है तो वो क्या होता है। लेकिन आप सीधे समरी या एक्सप्लेनेशन पर जाना चाहते हैं तो आप सीधे इस टाइम स्टैम्प पर स्किप कर कर जा सकते हैं। कमला दास, जिनका नाम कमला सुरैया भी है, वो 31 मार्च 1934 में पैदा हुई केरला में। उनकी जो शादी के बाद का नाम है वो कमला दास है, जिसके द्वारा वो ज़्यादातर लोगों के बीच जानी जाती हैं। उनका जो वन टाइम पेन नेम है माधवी कुट्टी, वो मलयालम में उन्होंने यूज़ किया था, और मलयाली राइटर की तरह लोगों ने आज भी माधवी कुट्टी के नाम से ज़्यादा जानते हैं। और इंडियन राइटर्स जो हुए, जो इंग्लिश में लिखते थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले और इंडिपेंडेंस के आसपास आर के नारायण, मुल्कराज आनंद और राजा राव जैसे राइटर्स का दबदबा था। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद कमला दास सबसे प्रोमिनेंट राइटर्स की तरह इस्टेब्लिश हुई इंग्लिश में। मलयालम में भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग राइटर है, लेकिन वहाँ पर अपने शॉर्ट स्टोरीज़ और ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स के लिए जानी जाती हैं, और इंग्लिश में ये केवल पोएम्स के लिए जानी जाती हैं। जैसा कि मैंने बताया कि वो केरल से थी और इंग्लिश और मलयालम दोनों में लिखती थी, यानी कि द्विभाषीय बाइलिंगुअल राइटर थी वो, जो कि इस पोएम में भी वो डिक्लेयर करेंगी। इनका बैकग्राउंड इनफैक्ट बहुत रॉयल है, यानी रॉयल डिसेंडेंट थी, ये रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी, लीनिएज से। इसके अलावा इनकी पोइट्री में कृष्ण भगवान जो है उनकी भक्ति दिखती है। लेकिन अपने जो लास्ट ईयर्स थे उसमें इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, इसलिए इनका नाम कमला सुरैया भी पड़ गया। इंग्लिश में अगर बात करें तो ये अपने 3 पोइट्री कलेक्शंस के लिए जानी जाती हैं। पहला है समर इन कैलकटा, जो कि 1965 में छपा। द डिसेंडेंट्स दूसरा है, जो कि 1967 में, और द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, जो कि 1973 यानी 1973 में छपी। पर्सनल लाइफ के बारे में जाने तो ये बड़े ही एलीट बैकग्राउंड से आती थी। इनके मदर एंड फादर दोनों ही बहुत एजुकेटेड थे, और इनकी शादी 16 ईयर्स की एज पर कर दी गई थी। लेकिन इनके पति जो थे वो बहुत सपोर्टिव थे और इनकी राइटिंग को भी बहुत सपोर्ट करते थे। अ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में ऑथर M.K. नायर कहते हैं कि द मोस्ट ऑब्वियस फीचर ऑफ कमला दास's पोएट्री is the uninhibited frankness with which she talks about sex। यानी कमला दास की पोइट्री का, उनकी कविता का सबसे जो प्रोमिनेंट, सबसे साफ दिख जाने वाला फीचर है, जो गुण है, वो है कि वो सेक्स के बारे में बड़े ही खुलकर बात करती हैं। फिर नेक्स्ट पेज पे वो इसको एलैबोरेट करते हुए कहते हैं, बट द टोटल इम्प्रेशन कमला दास's पोइट्री प्रोड्यूसेस इज़ वन ऑफ अ बोल्ड रूथलेस ऑनेस्टी टीयरिंग पैशनेटली एट कन्वेंशनल एटीट्यूड्स। यानी कि जो कुल मिलाकर कमला दास की पोइट्री का इम्प्रेशन हम पर पड़ता है, वो ये दर्शाता है कि वो बहुत ही बोल्ड है, बहुत ही निडर है, बहुत ऑनेस्ट है, यानी सच्ची हैं, और जो कन्वेंशनल एटीट्यूड्स, यानी जो पहले से चला आ रहे जो ढर्रे हैं, उनको चीरती है उनकी पोइट्री। द लुकिंग ग्लास एक कन्फेशनल पोएम है। कन्फेशनल पोइट्री की वो स्टाइल है जो बहुत ही पर्सनल, बहुत ही व्यक्तिगत होती है, और फर्स्ट पर्सन नैरेटर का यूज़ करती है। ये पोस्ट मॉडर्निज्म जो एक मूवमेंट था 1950s में जो शुरू हुआ US में, उसकी एक ब्रांच है। कन्फेशनल पोइट्री पर्सनल पोइट्री से बहुत अलग है, क्योंकि आप रोमांटिक एज की कई सारी पोएम्स देखेंगे जहाँ पर वर्ड्सवर्थ से लेकर कोलरिज, कीथ, शेले बहुत पर्सनल विचार तो रखते हैं, अपने लाइफ के बारे में, अपने इमोशंस के बारे में तो बताते हैं। लेकिन कन्फेशनल पोइट्री उन सब से अलग है, क्योंकि यहाँ पर जो पोइट है वो बहुत ही ज़्यादा पर्सनल हो जाता है। कन्फेशन वर्ड को सोचिए, चर्च में आपको पता होगा इस बारे में, कन्फेशन बॉक्सेस होते हैं जहाँ पर अगर कोई व्यक्ति है उसे अपने बारे में कोई बहुत पर्सनल, ऑलमोस्ट सीक्रेटिव बात बतानी है, तो वो वहाँ के पादरी यानी प्रीस्ट को बिना शक्ल दिखाए बता सकता है। इसी से अंदाज़ा लग जाता है कि कन्फेशन बहुत ही पर्सनल चीज़ होती है। कि पर्सनल और ऑटोबायोग्राफिकल पोएम से अलग हैं। एमिट अब्राम्स लिखते हैं, In the candor and sometimes startling detail with which the confessional poet reveals private or clinical matters about himself or herself, including sexual experiences, mental anguish, and suicidal impulses. ऑटोबायोग्राफिकल और पर्सनल पोएम्स में हमें पोइट की लाइफ के बारे में, कि
वो कहाँ से बिलोंग करता है, उसके घर में कौन कौन है, वो अगर उसके इमोशंस क्या हैं, वो क्या फ़ील करती है या करता है, पता चल जाता है। लेकिन कन्फेशनल पोइट्री बहुत ही डीपर लेवल ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव का एक बहुत ही गहरा आस्पेक्ट, पहलू बताती है, जिसमें कि सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस पोइट के, मेंटल एंग्विश जो मानसिक तनाव होता है उसकी बारीकियाँ, और सुसाइडल इम्पल्सेस यानी आत्महत्या, आत्मघाती जो विचार होते हैं उन तक को पोइट अपने रीडर के सामने एक्सप्रेस करता है। अक्सर कर पोइट को एक बहुत ही एग्जॉल्टेड, एक बहुत ही ऊंची पोजीशन पर रखा जाता है, जहाँ पर उसे एक ऐसा इंसान समझा जाता है जो कि ज़्यादा इमेजिन कर सकता है नॉर्मल लोगों से, जिसकी इमेजिनेटिव पावर और कॉग्निटिव पावर नॉर्मल से ज़्यादा है, वो सोच सकता है ज़्यादा, और एज अ टीचर भी उसे देखा जाता है, और कभी कभार उसे लीडर भी देखा जाता है। थॉमस कार्लाइल तो उसे पोइट अ हीरो बोलते हैं, पोइट एज अ हीरो में पोइट को वो हीरो देखते हैं। लेकिन कन्फेशनल पोएट्री इस सबसे काफ़ी उल्टी दिखती है, क्योंकि पोएट यहाँ पर रीडर के साथ बिल्कुल सेम लेवल पर एज अ फ्रेंड, एक बहुत ही रिलेटेबल बीइंग जिसके एक्सपीरियंस बिल्कुल रीडर जैसे ही है। रीडर जैसे मतलब आइडेंटिकल नहीं है, लेकिन उसकी जो दिमाग की कमज़ोरियाँ हैं, दिक्कतें हैं, जो जीवन के उसे द्वंद्व दिखते हैं, जहाँ पे वो इनडिसाइसिव हो रहा है, कहीं बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, तो वो एक कॉमन इंसान जैसा ही दिखने लग जाता है, और पढ़ने वाले को वो सेम लेवल पे लगता है बजाय एक हायर लेवल पे होने के। कनेक्शन स्टैब्लिश कर देता है उसकी पोइट्री का। एन सैक्सटन, सिल्विया प्लाथ, एलन जिन्सबर्ग जैसे पोइट कन्फेशनल पोइट्स कहे जाते हैं। ये पोएम को लाइन बाय लाइन समझते हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम एक ओपन माइंड रखकर इस पोएम को पढ़ पाएँ। इसकी लाइंस पढ़ते हैं। गेटिंग अ मैन टू लव यू इज़ ईजी, ओनली बी ऑनेस्ट अबाउट योर वॉन्ट्स एज वुमन। पोइट कहती हैं कि एक आदमी को खुद से प्यार करवाना बहुत आसान है, और आपको उसके लिए केवल क्या करना होगा, आपको सच्चे रहना होगा। किस बारे में? जो आपकी वांट्स हैं, यानी आपकी डिमांड्स हैं, आपकी नीड्स हैं, जो आप चाहते हो एज अ स्टैंड न्यूड बिफोर द ग्लास with him so that he sees himself the stronger one and believes it so, and you so much more softer, younger, lovelier. अब आप जो इस पोएम का नाम है द लुकिंग ग्लास, उस वही ऐसे ही एक कांच के यानी शीशे के सामने आप नग्न खड़े हो जाओ, नग्न अवस्था में बिना किन्हीं कपड़ों के, ताकि वो जो आदमी है वो क्या देख पाए कि वो स्ट्रॉन्गर वन है। अब आप सीधे यहाँ पर देखिए कि कमला जो है वो सेक्सुअलिटी की जो पॉलिटिक्स होती है, कि प्यार की भी एक पॉलिटिक्स होती है, उसको वो पॉइंट आउट करती हैं, और उसमें जो जेंडर का रोल है वो पॉइंट आउट करती हैं कि क्योंकि जेंडर रोल्स है हमारे पास, कि आदमी को स्ट्रॉन्गर समझा जाता है, उसे ब्रेड विनर समझा जाता है, और ये सब स्ट्रेंथ और जो बॉडी की, शरीर की स्ट्रेंथ होती है, ताकत होती है, उस सबसे एसोसिएट किया जाता है, और साथ साथ जो सेक्सुअल ताकत होती है उससे भी एसोसिएट किया जाता है। तो लुकिंग ग्लास इस पोएम का नाम है। उसका क्या इंपॉर्टेंस है? ग्लास में हम ऊपर से लेकर नीचे तक खुद के शरीर को देख सकते हैं। तो जब आदमी और औरत अपने शरीर को देखेंगे ग्लास के सामने एक न्यूडिटी के साथ, नग्नता के साथ, तो वो देख पाएंगे कि उनकी बॉडीज़ में क्या क्या डिफरेंस है, कितने अलग हैं वो लोग उनकी बनावट से। जो बेसिक डिफरेंस है आदमी और औरत का वो बॉडी से ही शुरू होता है ना, उनकी शरीर से शुरू होता है, बहुत अलग होते हैं उनके शरीर। तो कमला कहती है कि जिस आदमी से तुम प्यार करती हो उसके सामने तुम ग्लास के सामने बिना कपड़ों के खड़े हो, ताकि जो आदमी है वो खुद को स्ट्रॉन्गर समझ पाए और बिलीव्स इट सो। अभी लाइन देखिए, और वो उस चीज़ पे भरोसा कर ले कि हाँ वो स्ट्रॉन्गर है। तो एक औरत की जो एक तरीके की चतुराई होती है वो दिखती है कि हाँ आदमी को ये एफर्मेशन दो कि हाँ तुम मुझसे स्ट्रॉन्ग हो, उसे इस चीज़ का भरोसा दिलवा दो कि हाँ वो स्ट्रॉन्गर है। लेकिन आप देखो ना कि कमला क्योंकि माइंड से यहाँ पे फर्स्ट लाइन से ही माइंड गेम खेल रही हैं। माइंड गेम ऐसे कि कैसे वो चाह रही हैं कि उस आदमी से वो प्यार करें और वो आदमी उन्हें प्यार करे। तो कहीं ना कहीं वो स्मार्टर है इस वाली चीज़ में, लेकिन वो कह रही है नहीं, उस आदमी को सोचने दो कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड यू सो मच मोर सॉफ्टर, यंगर, लवलियर। और उसे क्योंकि वो जब शरीर देखेगा तब उसे समझ में आएगा कि जो क्योंकि आप औरत हैं तो आप सॉफ्ट हैं, यंगर हैं, जवान हैं, और लवलियर हैं, सुंदर हैं, प्यारी हैं। अब ये जो क्वालिटीज़ हैं, सॉफ्टनेस, यूथ एंड बीइंग लवली, ये तीनों ही क्वालिटीज़ औरतों की जो ट्रेडिशनल छवि है, जो हम बहुत पहले से उनको परंपरागत रूप से जिन क्वालिटीज़ के साथ, खूबियों के साथ एसोसिएट करते हैं, वो हैं बहुत कोमल होना, नरम होना, बहुत जवान होना,
खूबसूरत होना। तो वो वही चाहती हैं कमला दास कि वो जो आदमी है वो उनके बारे में यही सोचे। एडमिट योर एडमिरेशन, नोटिस द परफेक्शन ऑफ हिज लिम्स, हिज आइज रेडनिंग अंडर द शावर। यानी ये एडमिट करो, मान लो कि तुम उसे एडमायर करती हो, उसे बहुत पसंद करती हो, उसको बार बार ये जताओ और खुद में भी एक्सेप्ट कर लो। नोटिस द परफेक्शन ऑफ हिज लिम्स, जो उसके लिम्स हैं वो कितने परफेक्ट हैं, हाथ पैर हैं जो उसके वो कितने परफेक्ट है, उनका जो स्ट्रक्चर है उसे नोटिस करो। और उसकी आइज़ देखो, जब वो शावर में नहा रहा होता है तब वो कैसे रेड हो जाती हैं। अब यहाँ पे देखिए कि वो बॉडीली जो लव होता है एक औरत और आदमी के बीच में, अगर आप देखेंगे कि जो रोमांटिक लव होता है, जो कि ज़्यादातर, हमेशा नहीं, लेकिन एक औरत और आदमी के बीच में होता है, अगर कहें तो दो लवर्स के बीच में जो होता है, वो बाकी तरह के लव से कैसे डिफरेंट होता है। अगर हम सोचें, थोड़ा प्रैक्टिकली भी सोचें, सारे फैक्ट्स को रखें अपने सामने, तो देखेंगे कि बाकी तरीके का जो लव होता है, माँ बेटे का, माँ बच्चे का, भाई बहन का, और भी कितने सारे रिश्ते हैं, तो वो भी प्यार है। लेकिन जो एक रोमांटिक एलिमेंट होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है, क्योंकि उसमें एक सेक्सुअल और रोमांटिक एलिमेंट होता है। आप अपना जो लवर है उसे रोमांटिसाइज़ करते हो, आपको जो भी पसंद है आप उसे रोमांटिसाइज़ करते हो। वो उतना खूबसूरत होता नहीं है जितना आपको लगता है, क्योंकि आपको पसंद है, और इसका कारण हम कभी नहीं बता पाते कि एग्जैक्टली हमें क्यों वो इतना पसंद है, या हम उसे क्यों इतना एडमायर करते हैं। तो हमें उसके हाथ पैर सबसे परफेक्ट लगते हैं, उसकी बातें सबसे अच्छी लगती हैं। तो ये जो है इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते, क्योंकि बाकी सब रिश्तों में तो हम बचपन से ज़्यादातर उनके साथ रहे होते हैं, वो लोग फैमिली होते हैं, वो लोग कुछ करते हैं हमारे लिए, हम उनके लिए कुछ कर रहे होते हैं बहुत टाइम से, इसलिए वो प्यार कैसे डेवलप हुआ हमें समझ में आता है। लेकिन जो ये रोमांटिक एंगल होता है, इसमें रोमांटिक और सेक्शुअल वे होता है कि आप एक सेक्शुअल अट्रैक्शन फील करते हो उस व्यक्ति के प्रति। तो ये पोएम यही बताती है कि जो एक आदमी और औरत का लव है वो बहुत गहरा होते हुए भी, बहुत डीप होते हुए भी कितना बॉडीली है। हमारी जो बॉडीज़ होती हैं वो कैसे अल्टीमेट साइन होती हैं अपना लव एक्सप्रेस कर। यहाँ पर आप पोएट से डिसएग्री करें, अग्री करें, ये बहुत दूसरा मैटर हो जाता है। बात यह है कि वो कैसे देखते हैं उस चीज़ को। अगर हम केवल इतना एस्पेक्ट देखें कि हाँ ये बात तो सच है कि जो बाकी सबसे डिफरेंस है इस रिश्ते का वो बॉडी का ही है कहीं ना कहीं, लेकिन हम आर्ग्यू कर सकते हैं कि इसके अलावा भी बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत गहरी चीज़ें होती हैं, और बॉडी वाली चीज़ थोड़ी शैलो है, उतनी उसमें डेप्थ नहीं है। वो बात सच है, लेकिन कमला कह रही है कि वो डेप्थ है दो लोगों के रिश्तों के बीच में, और वो डेप्थ कैसे डेवलप हो रही है, कैसे एक्सप्रेस हो रही है सबसे इंटीमेट जो उनके बीच में रिश्ते हैं उससे। नेक्स्ट लाइन्स पढ़ते हैं, इसमें वो काफ़ी इंटीमेट चीज़ों का जिक्र करती हैं। The shy walk across the bathroom floor, dropping towels, and the jerky way he urinates. All the fond details that make him male and your only man. अब वो कह रही है कि क्या क्या नोटिस करो और किस तरह से वो बाथरूम फ्लोर के अक्रॉस वॉक करता है। अब आप समझ सकते हैं कि वो रिश्ता कितना इंटीमेट है बॉडी वाइज। वो शावर में, बाथरूम में उनके साथ प्रेजेंट है अपने लवर के साथ। ड्रॉपिंग टावल्स जब इंसान ड्रॉप कर देता है, नीचे डाल देता है अपनी, ये सब नोटिस करो। एंड द जर्की वे ही यूरिनेट्स, और किस तरह वो यूरिनेट करता है। इन लाइन्स को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि 2 मिनट के लिए हमारी जो कंडीशनिंग है, हम चीज़ों को जैसा समझते हैं, खुद की जो हमारी सोच है, 2 मिनट के लिए साइड में रखें और जो पोइट है उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करें। अब वो बोल रही हैं, बहुत इंटीमेट डिटेल्स दे रही हैं कि टॉवल्स, बाथरूम फ्लोर और जर्की वे ही यूरिनेट्स। अब आप ये देखिए, जब कोई अपने आप को रिलीव कर रहा होता है, यानी वॉशरूम जाता है वो, तब वो बहुत प्लेजेंट चीज़ तो नहीं होती, सुंदर चीज़ तो नहीं होती देखने के लिए, है ना। लेकिन क्योंकि वो उनके प्यार में है उस आदमी के, इसलिए वो कह रही है कि नहीं, वो भी नोटिस करने वाली बात है। इन लाइंस को लेकर मैंने कई बार कई लोगों को बोलते हुए देखा है कि जो कमला दास हैं वो हमारी संस्कृति को ख़राब कर रही हैं। आप ये देखिए, हमारा कल्चर जो है, अगर हम अपने कल्चर की बात कर लेते हैं थोड़ी, शिवलिंग जो होता है वो भगवान शिव जी का ऑर्गन है, मेल ऑर्गन है, जिसकी हम पूजा करते हैं। और उसकी जो स्टोरी है उसमें भी एक सेक्सुअलिटी वाला एंगल है। शिव और शक्ति, यानी शिव जी और पार्वती जी की जो जोड़ी है वो फीमेल और मेल सेक्सुअलिटी को ही तो दिखाती है। तो हमें अपने कल्चर का पुलिस बनने से पहले ये देख लेना चाहिए कि हमारा कल्चर है क्या असल में, है ना। जो भगवान के अलग अलग रूप हैं उसके थ्रू हम प्रेम को ही तो दिखा रहे हैं। जैसे कि जो राधा कृष्ण जी का प्यार है
वो बहुत ज़्यादा जो रासलीला, जो वूइंग की पूरी प्रोसेस होती है, जो लव में जो सुंदरता है, ब्यूटी है, डांसिंग है, म्यूज़िक है, उसको दिखाती है। वहीं राम और सीता जी की जो जोड़ी है, वो लव का जो मर्यादा वाला पार्ट होता है, जो बहुत ही गंभीर पार्ट होता है, सीरियस पार्ट होता है, नोबल पार्ट होता है, उसको दिखाती है। और वहीं और शिव जी और शक्ति की जोड़ी जो है, वो दिखाती है कि किस तरह आदमी और औरत एक दूसरे के पूरक हैं और वो कितने ज़रूरी हैं ह्यूमन रेस को आगे बढ़ाने के लिए। और ह्यूमन रेस को आप सेक्सुअलिटी के बिना तो आगे नहीं बढ़ाएंगे ना। तो भगवान से जुड़ी हुई जो चीज़ है, जो हमें पहले से है, वो गंदी कैसे हो सकती है? और किसी पोएट का, खासकर महिला पोएट का, उसके बारे में लिखना गंदा कैसे हो सकता है? ये थोड़ा समझ में कम आता है मुझे। वो आप जिसके प्यार में हैं, कमला कहती हैं, तो उसकी हर डिटेल को तुम नोटिस करो। अब वो ऐसे टोन तो उनकी ऐसी है कि वो आपको एडवाइस दे रही हैं, लेकिन असल में वो डिस्क्राइब कर रही हैं कि हेल्पलेसली जब इंसान प्यार में होता है, तब उसकी हर इंटीमेट डिटेल, उसके लवर की, उसकी अच्छी बात, बुरी बात, जो बिल्कुल ही कुछ उसमें ब्यूटी नहीं है किसी बात में, उसमें भी ब्यूटी दिखती है। कहते हैं ना, प्यार में सब कुछ सुंदर दिखता है। तो उसकी बॉडी भी कमला को सुंदर दिखती है। आप का जो नोशन हो सकता है प्यार को लेकर, वो अलग हो सकता है। और अगर मैं पर्सनली बोलूँ, मेरा भी बहुत अलग है, लेकिन कमला का ये नोशन है और हम उनको पढ़ रहे हैं और असल में उनकी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लाइन्स पढ़ते हैं। ऑल द फॉन्ट डिटेल्स दैट मेक हिम मेल एंड योर ओनली मैन। और सारी वो फॉन्ट, वो प्यारी प्यारी डिटेल्स जो कि उसे मेल बनाती हैं। कमला एक हेट्रोसेक्सुअल वुमन है, उन्हें अपोजिट जेंडर पसंद है ना। तो वो मेल बॉडी के बहुत ज़्यादा प्यार में है, तो वो उसे मेल बनाती हैं। वो डिटेल्स है उसके ऑर्गन्स, इसीलिए उनको बहुत अच्छे लगते हैं। एंड योर ओनली मैन, और आपका आदमी है वो, आप जिससे प्यार करते हैं, आपका केवल इकलौता आदमी। नेक्स्ट लाइन्स पढ़ते हैं। गिफ्ट हिम ऑल, गिफ्ट हिम वॉट मेक्स यू वुमन, द सेंट ऑफ लॉन्ग हेयर, द मस्क ऑफ स्वेट बिटवीन द ब्रेस्ट्स, द वार्म शॉक ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड एंड ऑल योर एंडलेस फीमेल हंगर्स। ये एक बहुत ही पोएट कहती हैं कि उसको सब कुछ तोहफे में दे दो। गिफ्ट हिम व्हाट मेक्स यू वुमन, और उसे वो चीज़ गिफ्ट में दे दो जो तुमको औरत बनाती है। अब 2 मिनट के लिए हम सोचते हैं कि जब हम कहते हैं ना कि अच्छा, बहुत ही ट्रेडिशनल चीज़ें सोचिए। जब हम कहते हैं कि टीवी में, मूवीज़ में जब कोई औरत पूछती है कि मैं अपने हस्बैंड को खुश कैसे करूं, तो कहते हैं मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है, उसके लिए अच्छा खाना बनाओ। और ये बात सच भी है, इसमें कोई बुराई नहीं है। और औरतें दिखाते हैं कि उसके बच्चों का ख्याल रखती हैं, तो इससे उनके बीच का बॉन्ड बहुत गहराता है। तो औरतों का एक पर्टिकुलर तरीका होता है ना, औरत का भी आदमी का भी, जिसके थ्रू वो अपना प्यार एक्सप्रेस करते हैं। तो हम यहाँ तक जब पढ़ रहे हैं गिफ्ट हिम व्हाट मेक्स यू वुमन, तब यहाँ पर हम कुछ और इमेजिन कर रहे हैं जो कि सोसाइटी में ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। बुरा नहीं है वो चीज़ अपने आप में बहुत प्यारे एस्पेक्ट्स होते हैं उसके भी, लेकिन हम उतना ही इमेजिन कर रहे हैं। लेकिन कमला जो है वो कह रही हैं कि द सेंट ऑफ लॉन्ग हेयर, द मस्क ऑफ स्वेट बिटवीन द ब्रेस्ट्स, आपके जो लंबे बाल हैं उसका सेंट, ठीक है, उसकी जो खुशबू है वो दे दो उसको। द मस्क ऑफ स्वेट, यानी और जो पसीना आता है ब्रेस्ट के बीच में, वो भी उसे गिफ्ट करो। द वार्म शॉक ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड, क्योंकि औरतों को पीरियड्स होते हैं, मेंस्ट्रुअल ब्लड, उसका जो शॉक होता है, वार्म शॉक होता है, वो भी आदमी को दो। एंड ऑल योर एंडलेस फीमेल हंगर्स, जो आपके एंडलेस, जिनका कोई अंत नहीं है, वो हंगर्स, वो सेक्शुअल पैशंस या फिर लव में जो आपकी डिमांड्स हैं लव करने की और लव पाने की, वो सब उसके सामने रख दो। यहाँ पर कमला चैलेंज कर रही हैं उन फीमेल रोल्स को जो कि प्यार जताने के लिए अप्रोप्रिएट समझे जाते हैं। एक वाइफ वाला, एक कुक का जो फिगर होता है ना, प्यार जताना, यानी औरतें क्या करती हैं, खाना बना देती हैं। और ये समझना ज़रूरी है कि कमला उन सब चीज़ों को, या फिर जो फेमिनिस्ट हैं वो उन सब चीज़ों को गलत नहीं कह रहे हैं। वो बस उन चीज़ों को पॉइंट आउट कर रहे हैं जिनको उतना कंसीडर नहीं किया जाता हमारी सोसाइटी में। तो जब वो कह रही हैं कि सेंट ऑफ लॉन्ग हेयर, मस्क ऑफ स्वेट बिटवीन द ब्रेस्ट्स, तो ये सब चीज़ें बहुत टैबू हैं हमारी सोसाइटी में, इसलिए पर्टिकुलरली वो उन्हीं चीज़ों को पॉइंट आउट कर रही हैं जो कि होती तो हैं। आपका जो एक इंसान होता है उसके कई सारे एस्पेक्ट्स होते हैं ना। वो एक बहुत अच्छा मदर फादर हो सकता है, लेकिन उसका एक सेक्सुअल एस्पेक्ट होता है। तो इसलिए कमला केवल सेक्सुअल एस्पेक्ट को लेकर कहती हैं कि उसे लॉन्ग हेयर की सेंट, आपके ब्रेस्ट के बिटवीन जो स्वेट है। नेक्स्ट लाइन्स पढ़ते हैं। ओ येस, गेटिंग अ मैन टू लव इज़ ईजी, बट लिविंग विदाउट हिम आफ्टरवर्ड्स मे हैव टू बी फेस्ड। इन लाइन्स में कमला बोल रही हैं, अब उन्होंने पूरा डिस्क्राइब किया कि किस तरह जो प्यार है वो डेवलप होगा, और उसमें जो बॉडी का रोल है वो उन्होंने एम्फेसाइज़ किया। लेकिन इस लाइन से अब वो अपनी टोन को, अपने आइडिया को थोड़ा चेंज करेंगी, या उसी आइडिया का दूसरा एस्पेक्ट दिखाएंगी। वो कहती है हाँ, एक आदमी को खुद से प्यार करवाने के लिए और प्यार करने के लिए मतलब ढूंढना
आसान है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब वो चला जाता है, लिविंग विदाउट हिम, उसके बिना जीना, वो फेस करना पड़ेगा तुमको। यानी जो लव की लॉन्गिंग होती है, लवर्स प्यार करते हैं फिर वो सेपरेट हो जाते हैं, वो बड़ा मुश्किल है उसके बिना रहना। A living without life when you move around, meeting strangers with your eyes that gave up their search, with ears that hear only his last voice, calling out your name and your body. कमला बोलती हैं, अ लिविंग विदाउट लाइफ, कहते हैं ना कि लव में लोग एक दूसरे से बोलते हैं कि तुम तो मेरी ज़िंदगी हो, तो वो आदमी चला गया यानी उनकी ज़िंदगी चली गई, तो उस ज़िंदगी के बिना जीना। और जब तुम इधर से उधर मूव अराउंड यानी ट्रैवल करते हो, इधर से उधर जाते हो, स्ट्रेंजर्स से मिलते हो यानी अजनबियों से मिलते हो, और ऐसी आइज़ हो जाती हैं तुम्हारी तब तक कि तुम्हें कोई सर्च नहीं होती उनकी, यानी तुम्हें कोई ढूंढने का मन भी नहीं करता उनमें से कुछ। होता है ना जब हम नॉर्मल स्टार्ट करते हैं, समझ लीजिए कि डेटिंग एट्सेट्रा जो हम स्टार्ट करते हैं, हम स्ट्रेंजर से मिलते हैं कई लोग, तो वो लोग हम सर्च करते रहते हैं कि कहाँ है जिससे मैं प्यार करूँगा या करूँगी, इस टाइप से। लेकिन अब वो जो स्ट्रेंजर्स में वो कुछ ढूंढती नहीं है, उनका सारा अंदर का जितना भी एंथुजियाज़म था लव को लेकर, वो अब सौरों में बदल चुका है। ठीक है, with your eyes that gave up with their search, with ears that hear only his last voice। और जो ears हैं आपके, वो उसकी यानी आपके जो वो आदमी था उसकी लास्ट वॉइस सुनते रहते हैं, उनमें वो आवाज़ गूंजती रहती है, और आपका नाम जब वो लेता था तो वो नाम आपके कान में गूंजता रहता है। और आपकी जो बॉडी है वो पढ़ते हैं, and your body which once under his touch had gleamed like burnished brass, now drab and destitute। अब देखिए, अब कहते हैं कि अब तुम्हारी जो बॉडी थी वो अब आइस कैसी थी कि उन्होंने अब किसी नई चीज़ को ढूंढना ही छोड़ दिया है। ईयर्स में उस आदमी की आवाज़ गूंजती रहती है जब वो तुम्हारा यानी पोइट का नाम लेता था। जो उनकी बॉडी है वो कभी उसके टच में, उस आदमी के टच में चमकती थी, जब वो उस बॉडी को टच करता था तो वो चमकती थी जैसे कि एक बर्निश्ड ब्रास हो, यानी चमकता हुआ पीतल हो। ब्रास मतलब पीतल और बर्निश्ड मतलब पॉलिश्ड और चमकता हुआ। अब वो कैसी है? नाउ ड्रैब एंड डेस्टिट्यूट, यानी ड्रैब मतलब बहुत डल जिसमें कोई चमक ना हो, और डेस्टिट्यूट मतलब बेसहारा, बहुत गरीब। तो उनकी बॉडी वैसी हो गई थी। इस पोएम के थीम्स को ज़रा समझ लेते हैं हम। पहला थीम है बॉडी। बॉडी एक सेक्सुअल सेंस में भी है क्योंकि वो प्यार को एक्सप्रेस करने का एक तरीका बताई गई है। इंटीमेसी का जो अल्टीमेट लेवल होता है वो बॉडी को दिखाया गया है। और आप टुवर्ड्स द एंड पोएम में कमला कहती हैं कि वो आइज़ स्ट्रेंजर्स को नहीं ढूंढती है, उनकी ईयर्स उनकी उस आदमी की वॉइस सुनते हैं, और बॉडी अब कैसे हो चुकी है? ड्रैब एंड डेस्टिट्यूट, अब वो चमकती नहीं है। तो बॉडी के थ्रू वो जो सॉरो है, दुख है, उस इमोशंस को भी, उन इमोशंस को भी दिखा रही हैं। उनका केवल ये उद्देश्य नहीं है कि बॉडी के थ्रू वो ऐसी पोइट्री लिखेंगी जिससे कि लोग दंग रह जाएंगे और सेक्सुअलाइज करके पोएम्स लिखेंगी, नहीं। वो बॉडी कैसे एक्सप्रेस करती है, चाहे आप लव में हो चाहे आप दुख में हो, आपकी बॉडी पर वो दिख जाता है, वो एक थीम है। सेकंड थीम है, उसको हम जेंडर रोल्स और सेक्सुअल पॉलिटिक्स कह सकते हैं, कि किस तरह आदमी और औरत के बीच का प्यार बहुत प्योर होते हुए भी जेंडर रोल्स से बंधा हुआ है, और किस तरह दोनों ही अपने जेंडर रोल्स को प्ले करते हुए एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगला हमारा थीम है इंटीमेसी वर्सेस सोशलाइजेशन। अगर हम देखें तो ये पोएम काफ़ी इंटीमेट है। इनफैक्ट शायद हमने जितनी भी अभी तक पोएम्स पढ़ी होंगी उसमें हमने ऐसा डिस्क्रिप्शन नहीं देखा होगा, इतना एक्सप्लिसिट इंटीमेट डिटेल्स हैं। लेकिन वहीं आदमी और औरत का जो रोल होता है जो कि सोसाइटी ने सेट किया है, वो उनके इंटीमेट जो क्षण होते हैं, इंटीमेसी होती है, उस पर भी उनका पीछा नहीं छोड़ता। इस पोएम का लास्ट थीम है इल्यूजरी नेचर एंड टेम्पररीनेस ऑफ लव। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट थीम है इन माय ओपिनियन, क्योंकि आप इस पोएम का टाइटल देखिए, द लुकिंग ग्लास, लेकिन अगर आप पोएम का टेक्स्ट देखेंगे तो जो ग्लास का जिक्र है वो एक बार आता है बस, बाकी टाइम वो दूसरी चीज़ों को डिस्क्राइब करती हैं। फिर भी उन्होंने इस पोएम का टाइटल द लुकिंग ग्लास क्यों रखा? क्योंकि वो कहती हैं उसके सामने खड़े हो जाओ तुम दोनों यानी लवर्स और देखो अपने आप को। उससे समझ में आता है कि ग्लास में वो जो रिफ्लेक्शन देखती हैं कि वो दोनों साथ खड़े हुए हैं, वो कितना क्षण भिंगुर जिसे कहते हैं ना, टेम्पररी था। वो रिफ्लेक्शन ही था, केवल नकली था, है ना। नकली का जो आइडिया है वो ग्लास के थ्रू वो दिखा रही हैं, जो कि पूरी पोएम में है। क्योंकि वो लव टेम्पररी था, वो टाइम जो उन्होंने स्पेंड किया अपने लवर के साथ वो टेम्पररी था। वो जो दुख है वो उस ग्लास में कहीं कैद रह गया है उनके लिए। इसीलिए इस पूरी पोएम का नाम, जो कि लव और सैडनेस के बारे में है बेसिकली, उसका नाम उन्होंने द लुकिंग ग्लास रखा है। आई होप इस वीडियो ने आपकी मदद की होगी।
अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऑलमोस्ट हर रोज़ अपलोड करती हूँ। साथ ही वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं कि अगर कोई क्वेरी हो तो, या फिर कोई फीडबैक हो, आप चाहते हो मैं कुछ ऐड करूं, या सिंपली कोई डिस्कशन भी हम कर सकते हैं कमेंट्स में। साथ ही फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और अगर आपका एग्ज़ाम है तो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।